नमस्कार बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वसंत भाग 2 से है। नीलकंठ कक्षा 7वीं की है। चैप्टर नंबर है 15। बच्चों ये इस पाठ का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो पहले उन दोनों पार्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बच्चों पहले पार्ट में हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और पेज नंबर 108, 109, 1010 और 1011 वहां पर कंप्लीट किया है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली घर के भीतर पहुंच गया। बच्चों जाली घर के नीचे थोड़ी सी ऐसी जगह थी जहां से सांप अंदर आ सकता था। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप शिशु खरगोश मतलब सबसे छोटा खरगोश था, उसे निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी और को स्पष्ट सुनाई दे सके। बच्चों खरगोश को इस तरीके से दबा रखा था कि वो दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था। लेकिन वो जो नीलकंठ था झूले में कहीं सो रहा था ऊपर, उसके चौकन्ने कानों ने उसकी मंद स्वर की व्यथा को पहचान लिया और पूछ पंख समेट कर वह सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। नीलकंठ को समझ में आ गया था कि अगर वो अपने चोंच से सांप को मारेगा तो सांप से क्या हो सकता था कि खरगोश को भी चोट लग सकती थी, खरगोश भी घायल हो सकता था। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ गया। उतनी देर तक खरगोश के बच्चे को सांप ने मुंह में दबाया था कि वह निश्चेष्ट हो चुका, अर्थात बेहोशी की हालत में वो नीचे गिर पड़ा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका स्वर से किसी असामान्य घटना की सूचना देकर सब ओर प्रसारित कर दी। क्योंकि राधा ने भी अपने केका स्वर मतलब जो मोर का आवाज़ होता है उसे केका स्वर बोलते हैं बच्चों, और उसने अपनी आवाज़ लगाकर असामान्य स्थिति की सूचना चारों तरफ प्रसारित कर दी ताकि बाकी के जितने लोग थे सबके सब वहाँ जाली घर के आसपास आ पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। बच्चों देखो नीलकंठ जितना दंडित करता था उनको उतना ही प्रेम भी करता था। घायल होने के कारण खरगोश को क्या किया, उसने अपने पंख के नीचे रख कर रात भर उसको गर्माहट दिया ताकि उसके घाव जल्द से जल्द भर सके। तब उस शिशु खरगोश के बाद रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने शुद्ध युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कार्तिकेय शिव भगवान के पुत्र हैं। ये घटना देखकर लेखिका को समझ में आया कि कार्तिकेय भगवान ने मयूर को अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। बच्चों मयूर को कला प्रिय क्यों कहा गया है, क्योंकि मयूर वर्षा के मौसम में बहुत ही अच्छा नृत्य करते रहते हैं, इसलिए उन्हें कला प्रिय कहा गया है। हिंसक मात्र नहीं केवल, क्योंकि अभी जो हमने पाठ में पढ़ा कि उसने सांप को अधमरा कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया, तो ये केवल हिंसक मात्र नहीं है, वो पक्षी जो है वो कला प्रिय भी है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बाज और चील जैसे पक्षी जो होते हैं उनका पूरा जीवन क्या होता है, क्रूरता से भरा होता है, किंतु नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मानवीयकरण क्यों बच्चों, मानव जैसे गुण अगर पशु पक्षियों में देखने को मिलते हैं तो उसे कहा जाता है क्या कि मानवीयकरण हो गया था। क्योंकि ये जो भावनाएं थी किसी की रक्षा करने की, ये सारी भावनाएं किसमें देखने को मिलती है बच्चों, मनुष्यों में। तो ये सारी भावनाओं से ओतप्रोत था नीलकंठ।
मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वह किसी और लक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। मतलब उसका नृत्य इतना सुंदर और मनमोहक होता था कि लेखिका भी उसके नृत्य को घंटों बैठकर देखा करती थी। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, एक ताल रहता था, एक मधुरता रहती थी उसके राधा के भी गति में। तन मग्न होकर नीलकंठ की दाहिनी ओर उनके पंखों को छूती हुई कभी निकल जाती, कभी बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंखों को स्पर्श कर कभी दाहिनी ओर चली जाती थी। वो नीलकंठ की परिक्रमा इस प्रकार करती थी कि वो पूरा एक ताल परिचय मिलता था। मतलब वो भी नृत्य की ही भंगिमा में पूरे नीलकंठ के चारों ओर घूमती रहती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। मुझे यहाँ पर लेखिका के लिए प्रयोग किया गया है बच्चों। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह लेखिका के सामने जाली घर के पास पहुंचते ही उसने अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। मतलब जब भी लेखिका बाहर बैठती थी चेयर डालकर, वहाँ पर नीलकंठ पहुंच जाता और मंडलाकार अपने छाता को बनाकर, अपने पंखों को फैलाकर वहाँ पर नृत्य की भंगिमा में रोजाना बैठ जाया करता था। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठते थे। विस्मयाभिभूत मतलब होता है बच्चों आश्चर्यजनक हो जाते थे, आश्चर्य हो जाते थे कि इस तरीके का नीलकंठ का प्रदर्शन देखकर। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोट से वो भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली यहाँ पर लेखिका जब हथेली पर चने के भुने हुए दाने लेकर बैठती थी, तो उनकी हथेली से नीलकंठ हौले हौले अर्थात धीरे धीरे एक एक चना उठाकर इस प्रकार से खाता था कि लेखिका के हथेली को थोड़ा भी चोट न लगे। और जबकि उसी चोट से उसने विषधर अर्थात सांप के 2 खंड कर चुका था। तो नीलकंठ के दोनों रूप को देखकर लेखिका बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए पल्लों से ढक जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर होता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। बच्चों जब मौसम चेंज होता था, बारिश के मौसम होता था, तो उस समय नीलकंठ को जाली घर के अंदर बांध कर रखना असंभव था। उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता था उस मौसम के समय। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता। जैसे जैसे मेघ छाती वैसे ही उसके नृत्य जो था और उनके केका स्वर थे जो वो तेज होने लगते धीरे धीरे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। केका अर्थात नीलकंठ का स्वर धीरे से धीरे धीमी होती जाता और उसका डांस जो होता था, नृत्य जो होता था, वो तेज होता जाता था। जैसे वर्षा की गति तेज होती, वैसे ही नीलकंठ का जो नृत्य भंगिमा थी वो भी तेज होते चली जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख सुखाता। कभी कभी वे दोनों कौन बच्चों? नीलकंठ और राधा एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर उनके गीलापन को दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह एक करुण कथा है बच्चों। नीलकंठ और राधा के इस प्रेम के बीच में, इस आनंद उत्सव
कि रागिनी रागिनी अर्थात प्रेम के बीच में, आनंद के बीच में ये बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह एक बहुत ही दुखदाई कथा है। लेखिका इस कथा को यहाँ पर प्रकट करती है कि कैसे इन दोनों के बीच में एक तीसरा मेहमान जो जिसका नाम था कुब्जा, वो यहाँ पर कैसे आ गई और कैसे प्रवेश कर गई। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखते हैं।